हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान के विषय में। वहां के संविधान की विशेषताएं क्या हैं, इसे देखेंगे। लेकिन इससे पहले स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति और उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के विषय में जान लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से स्विट्जरलैंड यूरोप का एक छोटा सा देश है जो चारों तरफ से स्थल आबद्ध है। इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों के साथ उसकी सीमा आबद्ध है। प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण है ये देश। सुंदर वादियां, झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। न केवल पर्यटन की दृष्टि से ये देश महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक परंपराएं हैं, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं, वो राजनीतिक अध्येताओं को बार बार अध्ययन के लिए प्रेरित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। राजनीतिक दृष्टि से स्विट्जरलैंड को प्रजातंत्र की प्रयोगशाला कहा जाता है, क्योंकि आज जब दुनिया के विभिन्न देशों में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र प्रचलित है, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करके, मताधिकार का प्रयोग करके, और वो जनप्रतिनिधि जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार शासन कार्य का संचालन करते हैं। आज प्रत्यक्ष प्रजातंत्र व्यावहारिक नहीं माना जाता, क्योंकि आज जो राज्य हैं वो छोटे नहीं हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल राष्ट्रीय राज्य हैं, और इतने बड़े देश का शासन सीधे जनता के द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता, जैसा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है। इसलिए विभिन्न देशों ने अपने यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की स्थापना की है। लेकिन इस दौर में भी स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, और वो प्रयोग बहुत हद तक सफल है। कुछ ऐसे साधन अपनाए गए हैं जिन साधनों के माध्यम से जनता आज भी प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने के कार्य में, अधिकारियों के निर्वाचन के कार्य में भाग लेती है, कानूनों के क्रियान्वयन के कार्य में भाग लेती है। इसका हम विस्तृत अध्ययन अगले चैप्टर्स में करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि जो स्विट्जरलैंड है उसका अपना संविधान कब कैसे अस्तित्व में आया और मौजूदा संविधान की क्या विशेषताएं हैं। किसी भी अन्य देश के समान स्विट्जरलैंड का भी अपना एक संवैधानिक इतिहास रहा है। 12वीं-13वीं शताब्दी तक हम ये देखते हैं कि ये देश रोमन साम्राज्य के नियंत्रण के अधीन रहा। 1648 में वेस्टफालिया की संधि हुई, और उसके बाद यूरोप की जो महाशक्तियां थीं, उन्होंने स्विट्जरलैंड की तटस्थता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया, और शुरू में वहां 3 वन राज्यों ने मिलकर एक परिसंघ का निर्माण किया, उरी, स्वेज और अंडरवाल्डेन। धीरे धीरे इस संघ में शामिल होने वाले राज्यों की या इकाइयों की संख्या बढ़ती गई, और 1848 में जाकर एक संविधान निर्मित किया गया, और उस संविधान के माध्यम से एक संघीय व्यवस्था की स्थापना स्विट्जरलैंड में की गई। तो पहली बार संविधान बनाया गया 1848 में स्विट्जरलैंड का,
जिसको पूर्ण रूप से संशोधित किया गया 1874 में। और इसको संशोधित करने के साथ साथ कुछ अन्य इकाइयों, जिन्हें स्विट्जरलैंड में कैंटन्स कहते हैं, उनको संघ में प्रवेश दिया गया। 1999 में एक नया संविधान बनाया गया स्विट्जरलैंड में, जिस संविधान के अनुसार स्विट्जरलैंड 26 कैंटन्स का एक संघ है। इन कैंटन्स को दो रूपों में परिभाषित किया गया है, पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन। जो 26 कैंटन्स हैं, इनमें से 6 को अब भी पारंपरिक रूप से अर्ध कैंटन कहा जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये सभी पूर्ण कैंटन है। यानी 26 इकाइयों से युक्त है स्विट्जरलैंड का संघ, जिसकी स्थापना 1848 में निर्मित, 1874 में संशोधित और 1999 में पुनः निर्मित नवीन संविधान के माध्यम से की गई। अगर जनसंख्या की विविधता को देखें तो स्विट्जरलैंड में ज्यादातर ईसाई धर्मावलंबी लोग हैं, और ईसाई धर्मावलंबियों में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स दोनों ही हैं। साथ ही बड़ी दिलचस्प बात स्विट्जरलैंड के संबंध में ये है कि वहां की जनसंख्या का 26% भाग नास्तिक है, जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता है। जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांश, ये 4 मुख्य भाषाएं हैं, जिनमें जर्मन भाषा भाषियों की संख्या सबसे अधिक है। तो इन भाषाई और धार्मिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए ही स्विट्जरलैंड में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना संविधान के माध्यम से की गई है। स्विट्जरलैंड का वर्तमान शासन इसी 1999 में निर्मित संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित किया जाता है, और ये संविधान 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ है। ये संविधान कोई बहुत नया संविधान नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि 1874 के संविधान की ही पुनरावृत्ति है, क्योंकि इसके अधिकांश प्रावधान इस संविधान पर ही आधारित है, जो पूर्व में निर्मित किए गए। अब देखते हैं कि इस संविधान के द्वारा, इस संविधान के अधीन कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, उस संविधान की क्या विशेषताएं प्रकट होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता जो स्विट्जरलैंड के संविधान की है, वो ये है कि वो भी एक लिखित और व्यापक संविधान है। भारत, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के समान स्विट्जरलैंड का संविधान भी एक लिखित और निर्मित संविधान है। सोच विचार कर इसका निर्माण किया गया है। 1848 में पहली बार इसका निर्माण हुआ, 1874 में इसमें संशोधन किया गया, और इस संशोधन के तहत इस संविधान में 123 धाराएं थी, लेकिन 1999 में जो संविधान बनाया गया उसमें 196 धाराएं हैं और 4 अध्याय हैं। इतनी धाराओं से युक्त ये संविधान एक व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान को भी एक बहुत विशाल संविधान माना जाता है। 395 अनुच्छेद हैं इसमें, जिसमें समय समय पर संशोधन के माध्यम से कई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। तो वैसे ही स्विट्जरलैंड का संविधान भी एक बड़ा संविधान है, और बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ के संविधान में भी कई छोटे छोटे विषयों को उल्लिखित किया गया है, जैसे मछली पालन, आखेट, लॉटरी, जो छोटे छोटे विषय समझे जाते हैं, लेकिन इनका भी उल्लेख संविधान में किया गया है।
साथ ही चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है संविधान के द्वारा, इसलिए केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संविधान के द्वारा किया गया है और इस वजह से भी ये संविधान व्यापक हो गया है। संविधान का अधिकांश भाग लिखित रूप में है, हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि हर लिखित संविधान के साथ भी कुछ ऐसी परंपराएं जुड़ जाती हैं जो परंपराएं चलती रहती हैं और शासन व्यवस्था में उपयोगी सिद्ध होती हैं। तो स्विट्जरलैंड के संविधान में भी परंपराओं का रोल है, लेकिन इसका अधिकांश भाग लिखित रूप में है। परंपराओं की बात अगर हम करें, हम ये पाते हैं स्विट्जरलैंड में एक परंपरा ये है, वहां की जो 7 सदस्यों वाली संघीय कार्यपालिका है, जिसे हम संघीय परिषद के नाम से जानते हैं, उसका एक एक सदस्य हर वर्ष बारी बारी से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति पद धारण करता है। भारत की तरह या अमेरिका की तरह वहां राष्ट्रपति का अलग से इलेक्शन नहीं होता, चुनाव नहीं होता, बल्कि संघीय परिषद के जो 7 सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक को राष्ट्रपति पद के लिए 1 वर्ष के लिए चुन लिया जाता है और अगले वर्ष दूसरे किसी सदस्य को राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है, वो राष्ट्रपति पद धारण करता है। तो ये व्यवस्था परंपरा पर आधारित है, कोई लिखित प्रावधान इस संबंध में संविधान में नहीं है। दूसरे, स्विट्जरलैंड का संविधान है वो वहां पर एक गणतंत्रीय शासन की स्थापना करता है। गणतंत्रीय शासन यानी सार्वजनिक पद आम जनता के लिए खुले होते हैं और सार्वजनिक पदों को कोई भी व्यक्ति योग्यता के आधार पर धारण कर सकता है। कुलीनता के आधार पर वो पद प्रदान नहीं किए जाते, बल्कि हर योग्य व्यक्ति को उन पदों तक पहुंचने का अधिकार होता है। गणतंत्रीय व्यवस्था में खासतौर से जो सर्वोच्च पद होता है उस पद को निर्वाचन के माध्यम से भरा जाता है। यानी शासन व्यवस्था में जनता की सहभागिता, जनता का रोल महत्वपूर्ण समझा जाता है गणतंत्र में। स्विट्जरलैंड में हम ये देखते हैं कि वहां पर ब्रिटेन, फ्रांस या सोवियत रूस के जैसे कभी भी राजतंत्रीय व्यवस्था का अस्तित्व नहीं रहा। राजतंत्र में जो शासक होता है वो वंश परंपरा के आधार पर पद धारण करता है। राजवंश में जन्म लेने वाला ही राजा के पद पर आरूढ़ हो सकता है। किसी सामान्य नागरिक को राजा का पद नहीं दिया जाता। इसके विपरीत गणतंत्र में सामान्य नागरिक को उच्च से उच्च पद तक पहुंचने का अधिकार होता है, अगर उसके अंदर पद के लिए निर्धारित योग्यताएं हैं तो। हकीकत यह है कि स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो वंशानुगत राजा ही नहीं बल्कि किसी निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध रहे हैं, क्योंकि उनकी ये मान्यता है कि अगर किसी शासक को बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त हो गई तो वो जनता के अधिकारों का हनन करने लगता है। इसलिए वो निर्वाचित शासक की सत्ता को भी सीमित रखना चाहते हैं और इसी गणतंत्रीय भावना की प्रधानता के कारण ही उनके द्वारा एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। वहां कार्यपालिका शक्ति किसी एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री में निहित नहीं है, बल्कि 7 सदस्यों में बराबर बराबर विभाजित है। संघीय परिषद वहां की कार्यपालिका है जिसके 7 सदस्य हैं और ये 7 सदस्य अधिकारों की दृष्टि से, प्रस्थिति की दृष्टि से बिल्कुल समान है। भले ही उनमें से एक राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को अन्य सदस्यों से अलग, संघीय परिषद के अन्य सदस्यों से अलग कोई अधिकार प्राप्त
नहीं है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है जो कैंटन्स की सरकारें हैं वो अपने यहाँ गणतंत्रीय सिद्धांत का अनुपालन करते हुए ही अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। कैंटन्स यानी स्विस संघ की जो इकाइयां हैं, यद्यपि वो शासन व्यवस्था की दृष्टि से स्वायत्त है, स्वतंत्र है, लेकिन वो स्वतंत्र कैंटन्स की सरकारें भी गणतंत्र का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती। वो गणतंत्रीय सिद्धांत के दायरे में रहते हुए ही अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। गणतंत्र को मजबूत बनाते हुए ही अनुच्छेद 4 के द्वारा स्विट्जरलैंड के नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है और जन्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का निषेध किया गया है। 20 वर्ष की उम्र प्राप्त प्रत्येक नागरिक को जिसे सक्रिय नागरिकता का अधिकार प्राप्त है उसे अपनी सरकार को चुनने का अधिकार दिया गया है, यानी मताधिकार 20 वर्ष के उम्र प्राप्त प्रत्येक वयस्क नागरिक को प्राप्त है। ये भी गणतंत्रीय भावना के अनुरूप है। वहां के सभी नागरिक सरकार के सभी मामलों में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाते हैं और सरकार के सभी संगठन, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, प्रांतीय स्तर के हों या स्थानीय स्तर के हों, वो चुनाव के आधार पर गठित होते हैं, किसी परंपरागत आधार पर गठित नहीं होते। गणतंत्रीय भावना को ही इंगित करते हुए हेंस हुबर ने लिखा कि राजतंत्रीय ढंग से सोचना स्विट्जरलैंड के निवासी के लिए एक विदेशी बात है। यानी स्विट्जरलैंड के लोगों ने कभी भी राजतंत्रीय ढंग से विचार ही नहीं किया, यानी शुरू से ही वहां पर प्रजातंत्र, गणतंत्र की भावना प्रमुख रही है। किसी शासक की शक्तियों और उसके विशेष अधिकारों के लिए उनके हृदय में कोई गुंजाइश नहीं है। उसके लिए राज्य सब नागरिकों का मामला है। उसका संचालन न तो वंश परंपरागत आधार पर हो सकता है और न ही उसे किसी एक निर्वाचित व्यक्ति के सुपुर्द ही किया जा सकता है। शासन के सभी मामलों में सभी नागरिकों की भागीदारी होती है, उनकी दृष्टि होती है, अपने आप को अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ पाते हैं, अपनी सरकार से जुड़ा हुआ पाते हैं। और इसी बात को लक्षित करते हुए रिपार्ड ने भी लिखा कि स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है। यानी गणतंत्रीय भावना कोई नई भावना स्विट्जरलैंड के लिए नहीं है, बल्कि प्रारंभ से लेकर अब तक स्विट्जरलैंड के लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है। वो इसी भावना के तहत कार्य करते हैं, शासक भी और आम नागरिक भी। तो ये स्विट्जरलैंड के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो वहां पर गणतंत्रीय शासन की स्थापना करता है। इसे स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, क्योंकि वहां के संविधान में संशोधन करना आसान नहीं है। जैसे भारतीय संविधान में आप देखते हैं कि कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधन कर सकती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में जो संशोधन होते हैं संविधान में, चाहे वो पूर्ण संशोधन हो या आंशिक संशोधन हो, उन संशोधनों के लिए ये जरूरी होता है कि जो संघीय विधायिका यानी फेडरल असेंबली है उसके दोनों सदन संशोधन प्रस्ताव को बहुमत से पारित करें और साथ ही जो कैंटन्स हैं, जो वहां संघ की इकाइयां हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उनकी विधायिकाओं के द्वारा भी बहुमत के साथ स्वीकार किया जाना आवश्यक है। केवल इतना ही नहीं, जब
फेडरल असेंबली और कैंटन्स की विधायिकाओं के द्वारा कोई संशोधन प्रस्ताव बहुमत के साथ स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसके बाद भी वो संशोधन स्विट्जरलैंड के मतदाताओं की राय जानने के लिए उनके सामने रखा जाता है और जनता लोक निर्णय के माध्यम से उस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। अगर वो अस्वीकार कर देती है तो भले ही वो प्रस्ताव फेडरल असेंबली और कैंटन्स की विधायिकाओं के द्वारा पारित कर दिया गया हो, फिर भी संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। अमेरिका में आप देखते हैं कि जो संघीय विधायिका यानी कांग्रेस है, उसके द्वारा संशोधन प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। उसके बाद 3/4 राज्यों के द्वारा उन संशोधन प्रस्तावों का समर्थन किया जाता है। उसके बाद संविधान में संशोधन हो जाता है। स्विट्जरलैंड में इससे एक कदम और आगे बढ़कर जनता को भी संविधान के संशोधन में शामिल किया गया है, भागीदार बनाया गया है, क्योंकि कोई भी संविधान संशोधन उनकी स्वीकृति के बिना संभव नहीं होता। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड के जो नागरिक हैं वो स्वयं भी अपनी पहल पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं। वो कैसे पहल करते हैं? 50,000 मतदाता अपने हस्ताक्षर के साथ एक संशोधन प्रस्ताव तैयार करते हैं और उस संशोधन प्रस्ताव को फेडरल असेंबली को भेजते हैं। अगर फेडरल असेंबली उसे बहुमत के साथ पारित कर देती है तो संविधान में संशोधन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आसान नहीं है स्विट्जरलैंड में, और इस दृष्टि से यहाँ का संविधान अमेरिका से भी ज्यादा कठोर संविधान है। और कठोर इसलिए बनाया गया है ताकि राष्ट्रीय सरकार या कैंटन्स की सरकारें मनमाने ढंग से संविधान में संशोधन करके शक्ति विभाजन को अपने पक्ष में न कर लें। संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए और जनता को शासन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनाने के लिए संविधान का स्वरूप कठोर रखा गया है। कठोर संविधान संघात्मक शासन का एक अनिवार्य लक्षण है जो स्विट्जरलैंड के संविधान में पाया जाता है। वहां की व्यवस्था में हमें ये कठोरता देखने को मिलती है जो संघीय शासन के लिए आवश्यक समझी जाती है। चौथे, जैसा आप देख चुके हैं कि स्विट्जरलैंड का संविधान वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। हालांकि संघात्मक शासन वहां अपनाया जाता है जहां क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, जनसंख्या बहुत विशाल होती है। एक जगह से एक सरकार के द्वारा इतनी विशाल जनसंख्या को, इतने विशाल क्षेत्रफल को नियंत्रित करना आसान नहीं होता, इसीलिए द्विस्तरीय सरकारों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन स्विट्जरलैंड न तो जनसंख्या की दृष्टि से और न ही क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, बल्कि वो तो बहुत छोटा देश है। फिर भी वहां संविधान निर्माताओं ने संघात्मक शासन को अपनाया। क्यों? क्योंकि वहां की जनसंख्या में धार्मिक और भाषाई विविधता है। आप देख चुके हैं कि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, यहूदी और नास्तिक लोगों की संख्या वहां पर भिन्न भिन्न अनुपात में देखने को मिलती है। भाषाओं की विविधता भी है। जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमांश, ये 4 भाषाएं हैं वहां पर। जर्मन भाषा भाषी सबसे ज्यादा है, लेकिन अन्य भाषा भाषी भी चाहते हैं कि शासन व्यवस्था में उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, और ये प्रतिनिधित्व उन्हें संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाकर ही दिया जा सकता था। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने सोच विचार कर स्विट्जरलैंड के लिए एक संघात्मक शासन व्यवस्था को
चुना। और जिस संघ बहुत हद तक अमेरिकी संघ से प्रभावित है, वहां के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो सैद्धांतिक तौर पर स्विट्जरलैंड को एक परिसंघ घोषित करता है, कॉन्फेडरेशन घोषित करता है, राज्यमंडल घोषित करता है। लेकिन व्यवहार में हम ये देखते हैं कि आज स्विट्जरलैंड एक परिसंघ नहीं बल्कि एक संघ राज्य है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि राष्ट्र के सद्भाव को प्राप्त करने के लिए, एक सॉलिडरिटी की प्राप्ति के लिए संघात्मक शासन को अपनाया गया है। प्रारंभ में 3 वन राज्यों उरी, स्वेज और अंडरवाल्डन जैसे कैंटन्स ने मिलकर इस संघ का निर्माण किया था। बाद में जैसे जैसे स्विट्जरलैंड जर्मनी और फ्रांस के हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्त होता गया, वैसे वैसे नए नए कैंटन्स, नए नए राज्य शामिल होते गए और आज इसमें 26 कैंटन्स यानी 26 राज्य शामिल हैं। संविधान में यह भी कहा गया है कि संविधान का उद्देश्य बाह्य स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना, कैंटन्स की, प्रदेशों की बाह्य स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना, आंतरिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखना और संघ में सम्मिलित इकाइयों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना तथा इन सब की सामान्य समृद्धि को प्रोत्साहित करना है। यानी आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, इकाइयों की संप्रभुता के लिए, आंतरिक शांति और व्यवस्था के लिए और बाह्य स्वतंत्रता यानी बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। यानी 2 स्तरीय सरकारों की स्थापना की गई, एक राष्ट्रीय सरकार और दूसरी इकाइयों की सरकारें, जिन इकाइयों को वहां कैंटन्स की संज्ञा दी जाती है। इन 2 सरकारों के मध्य शक्ति का विभाजन संविधान के द्वारा किया गया है, लिखित संविधान के द्वारा, कठोर संविधान के द्वारा किया गया है। और इस संबंध में अमेरिकी पद्धति को अपनाया गया है। जैसे अमेरिका में गणना और अवशेष के सिद्धांत के अनुसार केंद्र सरकार की शक्तियों की गणना कर दी गई है और शेष अधिकार राज्यों को सौंप दिए गए हैं, वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों को गिना दिया गया है और बाकी बचे अधिकार कैंटन्स की सरकारों को दे दिए गए। राष्ट्रीय सरकार को जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, उनका संबंध वैदेशिक संबंधों के संचालन से है, युद्ध की घोषणा से है, शांति समझौते से है, सैन्य व्यवस्था से है, बैंकिंग, मुद्रा, डाक, टेलीफोन और उच्च शिक्षा से है। यानी इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, राष्ट्रीय सरकार को संविधान प्रदान करता है। इसके साथ साथ जो इकाइयां हैं, जो कैंटन्स हैं, उनकी स्वायत्तता को भी सुनिश्चित किया गया है। कैसे सुनिश्चित किया गया है? राष्ट्रीय विधायिका का जो दूसरा सदन है, जिसे नए संविधान के अनुसार सीनेट का नाम दिया गया है, वो सीनेट कैंटन्स का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक कैंटन को सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, वैसे ही जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में भी सीनेट में हर राज्य 2 प्रतिनिधि चुनकर भेजता है, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से छोटा हो या बड़ा हो। अमेरिका के समान ही स्विट्जरलैंड में भी कैंटन्स को अपना संविधान बनाने का अधिकार है, राष्ट्रीय संविधान से अलग, लेकिन शर्त यह है कि वो संविधान राष्ट्रीय संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप ही होना चाहिए, गणतंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। अमेरिकी संघ और स्विस संघ में एक अंतर हम ये देखते हैं कि जहां पर अमेरिका में जो न्यायपालिका है उसको सर्वोच्च बनाया गया है, स्वतंत्र बनाया गया है और न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत
वो किसी भी सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के विरुद्ध है। लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायपालिका को सीमित रूप में ये अधिकार प्राप्त है। कैसे? न्यायपालिका कैंटन्स की सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों का निरीक्षण कर सकती है और संविधान विरुद्ध होने पर उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। तो ये लक्षण, जो संघात्मक व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका, उसका अभाव देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में। लेकिन अन्य सभी लक्षणों के मौजूद होने के कारण इसे एक संघ राज्य कहा जा सकता है। जहां तक संघीय व्यवस्था के क्रियान्वयन का प्रश्न है, वहां भी हम ये देखते हैं कि अन्य संघात्मक राज्यों के समान संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, यानी केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली बन रही है और उसकी शक्ति के लिए, बढ़ती हुई शक्ति के लिए आर्थिक संकट, सामाजिक सेवाओं की बढ़ती मांग लोगों के द्वारा और उद्योग तथा संचार के क्षेत्र में यांत्रिक और तकनीकी क्रांति का होना, ये कारण उत्तरदायी है। इन कारणों से केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली बनती चली जा रही है इकाइयों की सरकारों की तुलना में। अगली विशेषता जो स्विट्जरलैंड के संविधान में हम पाते हैं वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना। स्विट्जरलैंड का संविधान वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करता है। लोकतंत्र जनता की सहभागिता की दृष्टि से दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे शासन कार्य में भाग लेती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन कार्य का संचालन करते हैं। जहां दुनिया के तमाम देशों में आज अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, वहीं पर स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में, जैसे ग्लैरस, ऑबवॉल्डेन, निदवॉल्डेन, एपेंजल, इन कैंटन्स में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन अपनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड में जनता सीधे कानून बनाती है इसलिए वहां विधायिका नहीं है, वहां भी अन्य देशों के समान विधायिका है। कैंटन्स की भी विधायिका है और राष्ट्रीय विधायिका यानी राष्ट्रीय संसद भी है, जिसे फेडरल असेंबली कहते हैं। लेकिन फेडरल असेंबली द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंतिम मुहर जनता के द्वारा लगाई जाती है। इसके लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वो है लोक निर्णय, आरंभक और लैंसजेमाइंड। इन साधनों को अपनाकर जनता सीधे तौर पर शासन कार्य में भागीदार बनती है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर हमारी व्यापक चर्चा होगी। अभी आप ये जान लीजिए कि लोक निर्णय का मतलब है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर जनता की राय ली जाए और जनता एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार जो भी निर्णय देगी उसके अनुसार कानून का फैसला होगा। आरंभक का मतलब है कानून निर्माण की पहल स्वयं जनता के द्वारा किया जाना। इसके लिए भी एक निश्चित प्रक्रिया दी गई है संविधान के तहत कि जनता कैसे, अगर आवश्यक समझती है कि किसी विषय पर कानून बनना चाहिए जिस पर संसद का ध्यान, फेडरल असेंबली का ध्यान नहीं जा रहा है, तो ऐसे विषय पर कानून का प्रस्ताव तैयार कर उसके द्वारा फेडरल असेंबली को भेजा जाता है और फेडरल असेंबली जब बहुमत से उसे स्वीकार कर लेती है तो वो कानून बन जाता है। ऐसे ही लैंड्सजेमाइंड है, जिनको जनसभाएं कहा जाता है। इन जनसभाओं में हर वयस्क नागरिक को अपनी बात रखने,
बोलने, कानून का मसविदा तैयार करने और उसे अंतिम रूप के लिए संसद में, विधानमंडल में भेजने का अधिकार दिया जाता है। तो लोकल लेवल पर जैसे हमारे देश में पंचायतें कार्य करती हैं या नगर पालिकाएं कार्य करती हैं, वही कार्य स्विट्जरलैंड में लैंड्सजेमाइंड के द्वारा किया जाता है, जिन्हें जनसभाएं कहते हैं। जिन जनसभाओं में हर वयस्क नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार होता है और इसके माध्यम से जनता सीधे तौर पर शासन कार्य में भागीदार बनती है। तो ये साधन तो कुछ कैंटन्स में अपनाए गए हैं, लेकिन संघीय स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी आरंभक और लोक निर्णय के साधन को अपनाया जाता है। विधायिका द्वारा पारित कानूनों पर और संविधान में संशोधन करने के लिए भी जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, उन प्रस्तावों पर जनता द्वारा 50,000 मतदाताओं के हस्ताक्षर के साथ लोक निर्णय की मांग की जा सकती है कि विधायिका ने जो संशोधन प्रस्ताव पारित किया है या जो कानून बनाया है, उस कानून को जनता के सामने उसकी राय जानने के लिए रखा जाए। ऐसी मांग, जिसे लोक निर्णय की मांग कहते हैं, वो रखी जा सकती है मतदाताओं के द्वारा। नागरिक खुद भी कानून निर्माण की पहल कर सकते हैं। 1970 तक हम ये देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था, यानी महिलाएं इन जनसभाओं में भाग नहीं ले सकती थी, लोक निर्णय और आरंभक के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती थी। लेकिन फरवरी 1971 में महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया और अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। पहले जब संविधान लागू हुआ था, शुरुआती संविधान, उस समय 20 वर्ष के वयस्क नागरिक को मताधिकार दिया गया था, लेकिन अब वहां भी वयस्कता की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नाना साधनों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है स्विट्जरलैंड में। ब्राइस ने स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र के विषय में लिखा कि वर्तमान लोकतंत्रीय राज्यों में स्विट्जरलैंड के प्रजातंत्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे पुराना लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र यहाँ के समुदायों में, लोकल कम्युनिटीज में उस समय से चला आ रहा है जब संसार के किसी भी अन्य भाग में लोकतंत्र का नाम तक नहीं था। उस समय से वहां लोकतंत्र चला आ रहा है और अपनी इस खासियत को स्विट्जरलैंड ने आज तक बनाए रखा है। उसने लोकतंत्र के सिद्धांतों का विकास किया है और यूरोप के किसी अन्य राज्य की अपेक्षा अधिक दृढ़ता के साथ लागू किया है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साथ साथ वहां का संविधान संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं को सम्मिलित रूप में अपनाता है। वहां का संविधान इस दृष्टि से अनूठा है कि लोकतंत्र के किसी एक रूप को नहीं अपनाया गया है, जैसा कि ब्रिटेन में संसदीय रूप को अपनाया गया है या अमेरिका में अध्यक्षात्मक रूप को अपनाया गया है, बल्कि संविधान निर्माताओं ने क्या किया है कि इन दोनों शासन व्यवस्थाओं के जो गुण हैं, उन दोनों गुणों को मिलाकर एक नई शासन व्यवस्था, नए लोकतंत्रीय शासन को जन्म दिया है। वहां पर संसदीय शासन के भी गुण देखने को मिलते हैं। संसदीय शासन का गुण क्या होता है
कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये संबंध स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहां जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन सिर्फ चुने ही जाते हैं। संसदीय शासन के समान वहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जैसा कि भारत और ब्रिटेन में हम देखते हैं कि जो मंत्रीगण हैं, जो कार्यपालिका के सदस्य हैं, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं, अपने हर कार्य के लिए संसद में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। और इतना ही नहीं, संसद कभी भी उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उन्हें उनके पद से हटा सकती है। ये संसदीय व्यवस्था में देखने को मिलता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। वहां जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, भले ही विधायिका उनका निर्वाचन करती है। विधायिका उनको पद से हटा भी नहीं सकती है। जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका की कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन सदन में जब किसी विषय पर मतदान हो रहा हो तो वो उस मतदान में भाग नहीं लेते। तो संसदीय शासन के कुछ गुणों को अपनाया गया है और कुछ गुणों को छोड़ दिया गया है। ऐसे ही अध्यक्षात्मक शासन के भी कुछ गुणों को अपनाया गया है, लेकिन ये पूरी तरह अध्यक्षात्मक नहीं है। क्यों अध्यक्षात्मक नहीं है? क्योंकि अमेरिका की तरह यहां पर शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक शासन की एक खासियत ये होती है कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, पृथक होते हैं। स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका जुड़े हुए हैं। कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव विधायिका के द्वारा किया जाता है, तो शक्ति पृथक्करण वहां नहीं है अमेरिका के समान। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन के समान, यानी अमेरिकी शासन व्यवस्था के समान, वहां भी कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है, वैसे ही संघीय परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी निश्चित है, और इस कार्यकाल से पहले उन्हें आसानी से उनके पदों से नहीं हटाया जा सकता। तो इस तरह से दोनों शासन व्यवस्थाओं के कुछ गुणों को अपनाया गया है और कुछ गुणों को छोड़ दिया गया है, और इस लिहाज से एक नई शासन व्यवस्था को जन्म देने का प्रयास किया गया है, जिस शासन व्यवस्था में संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। बहुल कार्यपालिका की स्थापना करता है स्विट्जरलैंड का संविधान, क्योंकि कार्यपालिका की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो एक व्यक्ति होता है, उसके ही हाथों में सारे कार्यकारी अधिकार हैं। ब्रिटेन जैसे देश में संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में अधिकार निहित है, लेकिन उस मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री यानी एक व्यक्ति की भूमिका ही केंद्रीय होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इन दोनों ही देशों में कार्यपालिका शक्ति व्यवहारतः एक व्यक्ति के हाथ में निहित है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। वहां एक व्यक्ति के हाथ में कार्यपालिका शक्ति न सौंपकर संविधान 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद में वो अधिकार निहित करता है। ये 7 सदस्य मिलकर कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं, और इन सभी 7 सदस्यों के अधिकार बिल्कुल समान है। इन्हीं 7 सदस्यों में से एक एक बारी बारी से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन अधिकारों की दृष्टि से राष्ट्रपति अन्य सदस्यों से भिन्न नहीं है। राष्ट्रपति उसे जरूर नाम दिया गया है, लेकिन वो अमेरिकी राष्ट्रपति के समान अधिकार संपन्न नहीं है। और ये व्यवस्था यानी बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था भी स्विस संविधान निर्माताओं के द्वारा गणतंत्रीय भावना के वशीभूत होकर
की गई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता दे दी गई तो उसके निरंकुश होने की संभावना बढ़ जाती है, और निरंकुशता की स्थिति में जनतंत्र, जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगली विशेषता स्विट्जरलैंड के संविधान में हम ये देखते हैं, वहां पर व्यापक नागरिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। हालांकि 1848 में जो संविधान बनाया गया था उसमें नागरिक अधिकारों का प्रयोग तो करते थे, लेकिन अधिकार पत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, बिल ऑफ राइट्स जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। 1999 में जो संविधान बनाया गया उस संविधान में बाकायदा नागरिक अधिकार पत्रों की घोषणा की गई। संविधान के अध्याय 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक व्यापक रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान और उसकी रक्षा की जाएगी। ये उद्देश्य होगा, और इस उद्देश्य के तहत व्यवहार में सभी नागरिकों को वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। इन अधिकारों में नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों की वास्तविक रूप में प्राप्ति के लिए कुछ व्यवस्थाएं करता है, और अनुच्छेद 36 में इन अधिकारों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। जैसे भारत में कोई भी नागरिक अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका में जा सकता है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी नागरिक वहां के संघीय न्यायालय में अपील याचिका दाखिल कर सकते हैं। अन्य न्यायालयों में तो जा ही सकते हैं, जो संघीय न्यायालय है वहां भी अपील कर सकते हैं। और न्यायालय, संघीय न्यायालय कैंटन्स की सरकारों के द्वारा निर्मित कानूनों को इस आधार पर अवैध घोषित कर सकती है कि वो नागरिक अधिकारों के विरुद्ध है। तो इस तरह से न केवल नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, बल्कि उनके समुचित संरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, सीमाओं के साथ। इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान है। उदारवाद वो विचारधारा है जो व्यक्ति के अधिकारों, उसकी स्वतंत्रताओं को केंद्रीय महत्व प्रदान करती है। खासतौर से आर्थिक स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। तो स्विट्जरलैंड के जो संविधान निर्माता थे वो भी जॉन लॉक, जेफरसन और एडम स्मिथ जैसे उदारवादियों के दर्शन से प्रभावित थे, और उदारवाद के सिद्धांतों के अनुसार ही वहां पर उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, और धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का निषेध किया गया। उदारवाद के अनुरूप ही नागरिकों की समानता के सिद्धांत पर महत्व दिया गया, सभी नागरिकों को समान माना गया, कानून के समक्ष समान घोषित किया गया, और सभी को व्यापक नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। जूर्चर जैसे विद्वान ये मानते हैं कि स्विट्जरलैंड में स्थायी सेना का न होना इस बात का प्रमाण है कि स्विस नागरिक सैनिक सत्ता से घृणा करते हैं, क्योंकि सैनिक सत्ता के नियंत्रण में नागरिक अधिकारों को सबसे ज्यादा भय होता है, उनके उल्लंघन का भय होता है। राज्य की ओर से सभी नागरिकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जीने के योग्य बन सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता को ग्रहण करते हुए निजी संपत्ति और निजी उद्योगों का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है, और आर्थिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप कम से कम
रखा गया है। तो इस तरह से उदारवाद के जो मूल्य हैं, उदारवादी विचारधारा के जो तत्व हैं, वो पूरी तरह से स्विट्जरलैंड के संविधान में देखने को मिलते हैं, वैसे ही जैसे अमेरिकी संविधान में है, जैसे ब्रिटिश संविधान में है। लास्टली, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से स्विट्जरलैंड का संविधान वहां पर स्थायी तटस्थता की व्यवस्था करता है, यानी स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश है। तटस्थता का मतलब है कि स्विट्जरलैंड अंतरराष्ट्रीय विवादों में संलग्न नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय लड़ाई झगड़ों में दो राष्ट्रों के मध्य या कई राष्ट्रों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, संघर्ष होता है, आंतरिक संघर्ष होता है, गृह युद्ध की स्थिति बनती है, तो ऐसे मामलों में स्विट्जरलैंड कोई हस्तक्षेप नहीं करता, वो उससे दूर ही रहता है। और तटस्थता की नीति को अपनाने के पीछे कारण ये प्रतीत होता है कि उसकी जो सीमाएं हैं वो चारों तरफ से स्थल आबद्ध है, चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई हैं, और जमीन से घिरे हुए राज्य पर पड़ोसी राज्यों के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, खतरा बढ़ जाता है। अगर किसी राज्य से लगा हुआ समुद्र है, पहाड़ है, तो समुद्र को लांग कर आक्रमण करना, पहाड़ को लांग कर आक्रमण करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्थल से स्थल पर आक्रमण करना आसान होता है। इसलिए स्विस संविधान निर्माताओं को ऐसा लगा था कि अगर वो तटस्थता की नीति पर नहीं चलेंगे तो आए दिन, जैसा उन्होंने अपने इतिहास में अनुभव किया कि यूरोपीय राज्यों के द्वारा उस पर आक्रमण किया जाता रहेगा और आक्रमण की स्थिति में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसका विकास संभव नहीं होगा। तो इन खतरों से बचने के लिए और अपने पृथक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए स्विट्जरलैंड के द्वारा तटस्थता की नीति का अनुसरण किया गया, और उसकी तटस्थता को बनाए रखने में यूरोपीय राज्यों का भी बड़ा योगदान रहा है। पहली बार 1815 में जब वियना कांग्रेस हुई, उस समय यूरोपीय राज्यों ने स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता को मान्यता प्रदान की। 1919 में जब जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों की ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, वर्साई की संधि हुई, उसके बाद भी अन्य कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए, उन सब में इस बात पर बल दिया गया कि स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता को बनाए रखा जाए। यहां तक कि दोनों विश्व युद्ध जो हुए उसमें हिटलर और मुसोलिनी, इन दोनों अधिनायकों के द्वारा भी स्विट्जरलैंड की तटस्थता को भंग नहीं किया गया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्विट्जरलैंड दोनों युद्धरत पक्षों के साथ समान संबंधों की नीति पर चलता रहा। तटस्थता की नीति के कारण ही स्विट्जरलैंड 2001 तक संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, क्योंकि अगर वो सदस्य बनता तो सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में उसे भी भागीदार बनना पड़ता, उसकी तटस्थता भंग हो जाती। तो तटस्थता की नीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्विट्जरलैंड के द्वारा अपनाई जाती है, और इस तटस्थता की नीति के कारण ही ऐसा कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में बसने वाला सुखी द्वीप बन गया है, और दुनिया के विभिन्न राज्य उसकी तटस्थ नीति का सम्मान भी करते हैं। यहां आपको जान लेना चाहिए कि स्विट्जरलैंड की तटस्थता भारत की गुट निरपेक्षता से भिन्न है। तटस्थता का मतलब है कि किसी भी पक्ष का साथ नहीं देना, बिल्कुल अलग रहना विवादों से, और गुट निरपेक्षता का मतलब है कि कौन सही है कौन गलत है इस बात की पहचान करते हुए हमेशा सही राष्ट्र का साथ देना। तो भारत की
नीति गुटनिरपेक्षता की नीति रही है, जबकि स्विट्जरलैंड की नीति तटस्थता की नीति रही है। तो ये थे स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड यूरोप का एक छोटा सा बहुभाषाई और अंतरराष्ट्रीय राजनीति से तटस्थ राष्ट्र है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से रोमन साम्राज्य और फ्रांस तथा जर्मनी के हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्त होने के बाद 1648 में वेस्टफालिया की संधि के अंतर्गत वो एक संप्रभु राज्य बना और वहां एक परिसंघ की स्थापना के साथ संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई। 1848 में पहली बार संविधान का निर्माण किया गया, जिसे 1874 में संशोधित किया गया। 1999 में नवीन संविधान का निर्माण किया गया, जो वर्तमान में लागू है। संविधान के अनुसार स्विट्जरलैंड 26 कैंटन से युक्त एक संघात्मक राज्य है, जिसमें संसदीय और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की विशेषताएं मौजूद हैं। संविधान के अंतर्गत प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को अपनाया गया है और इसके माध्यम से नागरिक शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनते हैं। संविधान व्यापक रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है। ये एक उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान है। दुनिया का प्राचीनतम गणतंत्र है। यहाँ के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठिन है। संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है और वहां के न्यायालय नागरिक अधिकारों के रक्षक हैं। हालांकि संघीय न्यायालय को संघीय कानूनों के विरुद्ध न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये थी स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं।